चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम सीख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ड्यू टू बाय एनर्जी मेथड। सो व्हाट इज एनर्जी मेथड? सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन डिटरमाइन करेंगे। देन किसी पोजीशन x पर, जनरल पोजीशन x पर हम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लिखेंगे। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। वहां पे एक टर्म बनेगी v dv अपॉन dx, उसको एक्सेलरेशन लिखेंगे और लास्ट में एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे। मतलब जो इक्वेशन से डिफरेंशिएट होके जो इक्वेशन बनेगी उसको कंपेयर करेंगे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। यहाँ पे हमें ओमेगा मिल जाएगा। फिर ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड निकाल देंगे 2 पाई बाय ओमेगा करके। तो वैसा हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब एक और करते हैं। तो जनरली एनर्जी मेथड हम कहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं लगाना? जब रोटेशन रहता है, क्वेश्चन में रोटेशन रहता है तब। बाकी आप वैसे कहीं भी लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन एनर्जी मेथड से भी होगा और फोर्स मेथड से या टॉर्क मेथड से भी होगा। तो एक सिलेंडर है जो सफिशिएंट रफ सरफेस पर रखा हुआ है इस तरीके से। जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है ना। जो सिलेंडर है वो एक सॉलिड सिलेंडर है और उसका मास m है, रेडियस r है। करिए। तो यहाँ पे आप इसको डिस्प्लेस कर दोगे और मतलब मानोगे कि ये तो इक्विलिब्रियम हो गया नॉर्मल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्सेस पर नहीं लग रहा है। फिर ये ऐसे 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 एचएम करेगा, बट ये रोल भी करेगा, ये रोल भी करेगा, घूमेगा भी, लुढ़कते लुढ़कते पीछे आएगा ये, है ना। अगर सरफेस स्मूथ होती तो ये इसी पोजीशन में आगे पीछे मोशन करता है एक ब्लॉक की तरह। बट अभी ये सफिशिएंट रफ है तो ये लुढ़कते हुए, मतलब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगी और इसके पास वेलोसिटी v भी होगी। करिए, कैसे करें? तो सपोज ये रहा क्वेश्चन। तो इनिशियली डायग्राम में क्या दिया गया है कि नॉर्मल लेंथ में है, बट हमने माना कि ये अपने नॉर्मल लेंथ से आगे आ चुका है। मतलब ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इक्विलिब्रियम पे थे यहाँ पे ये। अब ये इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस आगे है इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ है, राइट, इस तरीके से नेचुरल लेंथ में था। अब ये नेचुरल लेंथ से x आगे है। सपोज एक जनरल पोजीशन x मान लिया और ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो यहाँ पर इसके पास एक वेलोसिटी v भी होगी इस तरीके से, और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगी। और हम जान रहे हैं कि अगर ये प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, राइट। अब इस पोजीशन x पर जो इक्विलिब्रियम से x आगे है, इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ नेचुरल लेंथ ही इक्विलिब्रियम है बिकॉज हॉरिजॉन्टल है ना ये, इसलिए। तो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? रोलिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखना हम जानते हैं, दोनों होगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। सॉलिड सिलेंडर का जो आई है वो डिस्क जितना होता है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आई लिखा है मैंने, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हमने जैसे यहाँ पे देखा है कि कहाँ गया, हाँ, ओमेगा कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वी अपॉन आर का स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? स्प्रिंग कितना खींची हुई है? एक्स खींची हुई है, तो इसकी पोटेंशियल जो कि हाफ की एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द एसएचएम। हम जानते हैं टोटल एनर्जी एसएचएम की कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये हो गया काम। कितना आसान है देखो, एक लाइन में बस ये एनर्जी लिखनी पड़ी है हमें। बस अब आगे तो एक फिक्स प्रोसेस है। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे जरा देखना। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम बाई टू वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा एम बाई 2 एम बाई 4 आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर एक नीचे से भी आ जाएगा, ये यहाँ से आर स्क्वायर। ये तो सब कांस्टेंट हो गया, कट ही जाएगा। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? क्योंकि वी एक वेरिएबल है, तो 2v इंटू डी वी अपॉन
dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये k/2 इंटू 2x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए केवल 2x रहेगा, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है इसलिए टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लो जरा एक बार। तो देखो कौन कौन जा रहे हैं, कौन कौन बच रहे हैं। तो v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स को हम a लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो यहाँ ये 2 से 2 गया, तो यहाँ बचा m इंटू ए प्लस, देखना ध्यान से ना, आर से आर गया, ये 2, ये हो गया a, तो कितना बचा m/2a प्लस के एक्स बराबर 0। m प्लस ma/2a कितना हो गया 3/2ma बराबर माइनस के एक्स, और यहाँ से a बराबर कितना आ गया -2k/3m इंटू एक्स। अब इसको क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, a बराबर -(ओमेगा²x) से। तो क्या दिखा आपको यहाँ ओमेगा की वैल्यू, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2π/ओमेगा, और ओमेगा कितना हो गया √2k/3m। राइट, आया समझ। ये एनर्जी मेथड से मैंने क्वेश्चन कर दिया था। देखो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता एनर्जी मेथड में, आपको बस एक लाइन ये एनर्जी की लिखनी पड़ती है, टोटल एनर्जी ऑफ द एसएचएम। उसके बाद तो एक फिक्स प्रोसेस है जो आपको अप्लाई करनी होती है। राइट, तो है सिंपल एनर्जी मेथड। ये हमने किससे किया, एनर्जी मेथड से। सबसे पहले मैंने किया एनर्जी मेथड से, ठीक है। अब इसी को अगर हम टॉर्क मेथड से, फोर्स मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसी को अगर हम फोर्स मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो करके दिखाऊं फोर्स मेथड से। इसी को हम करना चाहेंगे फोर्स मेथड से, ठीक है। तो फोर्स मेथड से इसको कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोलेगा कि इसको फोर्स मेथड से करो या टॉर्क मेथड से करो। आपके सामने तो एक क्वेश्चन होगा जिसका टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो वही सपोज कि क्या होता है फोर्स मेथड का तरीका, स्टेप्स क्या होती है फॉलो करने की, कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो। इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई हमें नेचुरल लेंथ, उसके बाद उसको नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्प्लेस कर दो, ठीक है। एक्स डिस्प्लेस करने के बाद उस पर नेट फोर्स लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स निकालो उसका, ठीक है। तो निकालते हैं, तो यहाँ पे इसका बनाएंगे हम FBD। तो एक फोर्स तो ऐसे लगेगा ये वाला, ये क्या कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एक्स खींचिए ना, तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। उसके अलावा अब देखो यहाँ पे इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा, जनरली तो केवल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे तो घूम भी रहा है ना। यस यस 2π/ओमेगा है ना, तो मैंने वही लिखा था, लेकिन लिखने में ऐसा आ गया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 3m/2k। चलिए यहाँ चले हम, ओके। तो इसके पास पहले जनरली एक्सेलरेशन होता था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा और अल्फा भी होगा। तो एक्सेलरेशन सपोज हम ऐसे मान लेते हैं, ए ऐसा है इसका, और अल्फा सपोज ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब हम रोटेशन में देखा था कि रोलिंग में अगर सफिशिएंट रफ है तब भी फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन वो वाला कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम कोई भी मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, तो FR से डिनोट कर दिया मैंने इसे। तो ये FBD इसका बन गया। अब इस पे इक्वेशंस लिखते हैं। तो एक इक्वेशन पहले ट्रांसलेटरी मोशन की, तो फ्रिक्शन ये कौन सा हो गया, स्प्रिंग फोर्स माइनस FR, तो क्या लिखोगे FS माइनस FR इज इक्वल टू MA। फर्स्ट इक्वेशन सीखा है ना हमने रोटेशन में इक्वेशन लिखना, वही लिख रहे हैं अपन। उसके बाद अल्फा है तो टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, तो FS का टॉर्क 0 आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा फ्रिक्शन इंटू R इज इक्वल टू I अल्फा, I है mr²/2 इंटू अल्फा। कितने अननोन है, 3 अननोन। एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, नो स्लिपिंग की कंडीशन से, वो क्या हो जाएगी A बराबर अल्फा। इस तरीके से 3 इक्वेशन हमने बना ली। हमारा टारगेट क्या है, FS निकालना और FR निकालना, तभी तो नेट फोर्स लिख पाएंगे अपन। भाई नेट फोर्स लिखेंगे, F नेट निकालना हमारा टारगेट होता है। क्या होता है स्टेप्स याद है, X डिस्प्लेस करो, फिर F नेट निकालो, है ना, वही F नेट निकालना है हमें। तो इनको सॉल्व करना है और FS और FR की वैल्यू निकालो।
तो इनको तीनों को सॉल्व करो और एफ एस एफ आर की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी बताओ। आसान है। सबसे पहले यहां से एल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो। तो एल्फा की वैल्यू आप जैसे यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर, और इक्वेशन बन जाएगी आपकी, आर से आर कट जाएगा, फ्रिक्शन बराबर एम एफ बाई टू, राइट। राइट। अब फ्रिक्शन को मैंने यहाँ पे पुट किया इसमें, तो ये कितना, एफ आर बराबर हो गया एम ए बाई टू, इधर जाके हो गया 3 ma/2। तो बेसिकली क्या मिला हमें कि एफ एस इज इक्वल टू 3/2 ma। ये क्या मिल गया, एफ एस मिल गया और एफ आर दोनों मिल गए। ये एफ आर है और ये एम एस है। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट, एफ नेट बराबर आ जाएगा एफ एस माइनस एफ आर, राइट। भाई जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर एफ आर माइनस एफ एस लिख दो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, उससे बस माइनस का एक माइनस का अंतर आएगा बस, ठीक है ना, राइट। तो एफ आर कितना हो गया बताओ, एफ आर कितना है, एम ए बाई टू माइनस 3/2 एम ए, कितना है ये, माइनस एम ए आ गया क्या, राइट। ठीक है, लेकिन हमें तो एक्स के प्रोपोर्शनल लाना है ना, तो थोड़ा एक्स के प्रोपोर्शनल लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं ना। मेन तो हमें एफ नेट एक्स के प्रोपोर्शनल में लाना है, तभी तो लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये एफ एस क्या है, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है, एक्स। तो बेसिकली जो स्प्रिंग फोर्स है एफ एस, उसको मैं लिख सकता हूँ के एक्स, राइट। और स्प्रिंग फोर्स यहाँ से कितना आया है, 3/2 एम ए। तो एफ एस को लिख सकता हूँ मैं 3/2 एम ए, है ना। और ये आ गया के एक्स। तो एम ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 के एक्स, राइट। अब इस एम ए को मैं यहाँ पुट कर दूं तो देखो कितना आ रहा है, एफ नेट बराबर -2/3 के एक्स आ गया, एफ नेट एक्स के प्रोपोर्शनल। अब क्या करें, इसको कंपेयर करना है एस एच एम के रिस्टोरिंग फोर्स से। ये एस एच एम कराने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ के ऑफ एस एच एम इंटू एक्स। तो यहाँ से के की वैल्यू आपको क्या मिल गई बताइए, बेसिकली के ऑफ एस एच एम कितना आ गया, 2/3 के, राइट। अब कर लोगे, टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा होता है अंडर रूट के अपॉन एम, तो एम तो एम हो गया, अपॉन के ऑफ एस एच एम, तो कितना आ गया के ऑफ एस एच एम, 2 k/3। सेम आंसर, राइट। बट इसमें थोड़ा रोटेशन का कॉन्सेप्ट लग गया। खैर कॉन्सेप्ट तो इसमें भी लगा रोटेशन का, पर ये ज्यादा आसान पड़ा है यहाँ पे, केवल एक लाइन में इक्वेशन लिखनी पड़ी, उसको डिफरेंशिएट किया और आंसर आ गया, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ी मैकेनिक्स लगानी पड़ी, एफ नेट लिखना पड़ा, फिर उसको चेंज करना पड़ा। तो जो भी आपको दोनों से हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, ये मेरे को बताना था बस। कोई डाउट तो पूछ लो। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बट पहले ये जो पुली थी वो आइडियल थी, कोई फ्रिक्शन नहीं था, इसका कोई मास नहीं था। लेकिन अभी इसके पास मास भी है, फ्रिक्शन भी, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई दे रखा है और इसकी रेडियस आर है, और बोल रखा है देयर इज नो स्लिपिंग। इस रोप और डिस्क के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। फाइंड द टाइम पीरियड फॉर द स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। अभी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, आपको ही करना है। अब आपकी इच्छा है आप कौन से मेथड से करते हो, एनर्जी मेथड से और फोर्स मेथड से। तो कैसे करोगे बताओ, एनर्जी मेथड से करें, करो एक बार आप। ओके, तो एनर्जी मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम। सो सपोज दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, राइट।
तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ये स्प्रिंग कुछ खिंची हुई होगी। सपोज स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में एक्स नॉट एलोंगेट है, तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे mg और ऊपर कितना आएगा के एक्स नॉट। क्योंकि ये के एक्स नॉट खिंची हुई है तो यहाँ पे टेंशन के एक्स नॉट जनरेट होगी और ये के एक्स नॉट इस तरीके से आ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम में तो ये अभी तो एसएचएम नहीं कर रहा होगा, मतलब घूम नहीं रहा होगा, कोई अल्फा नहीं होगा, कोई ओमेगा नहीं होगा, इक्विलिब्रियम है, सब कुछ रुका हुआ है, तो बैलेंस हो गया फोर्स यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एक्स नॉट बराबर mg। तो ये रिलेशन हम बाद में देखेंगे क्या काम आता है। फिर अगला स्टेप क्या है कि इसको x डिस्प्लेस कर दो। अब हमने क्या किया कि ब्लॉक को x डिस्प्लेस कर दिया इस तरीके से। सपोज ब्लॉक को हमने x डिस्प्लेस कर दिया यहाँ इस तरीके से, है ना। तो इक्विलिब्रियम यहाँ था, पर इक्विलिब्रियम से हमने इसको x डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर इसकी हमें नेट एनर्जी, टोटल एनर्जी लिखनी है। तो सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, और अब देखो x डिस्प्लेस करके छोड़ दिया होगा ना, तो ये ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है ऑक्सीलेशन, तो ये पुली भी ऐसे 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 घूम रही है। तो सपोज अभी इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा। ठीक, अच्छा, इसको हमने x इलोंगेट कर दिया, तो स्प्रिंग में अब इलोंगेशन कितना होगा, एक्स नॉट प्लस एक्स। डायरेक्टली रिलेटेड होगा क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है। तो अगर स्ट्रिंग को x खींचा है तो यहाँ पे स्प्रिंग x इलोंगेट हो गई, तो टोटल इलोंगेशन इसमें कितना हो गया, x प्लस एक्स नॉट, राइट। ये था इसका मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरीके से। ठीक है, अब क्या लिखनी है हमें, एनर्जी लिखनी है। तो एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी होगी और काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस जरूरी होता है, तो रेफरेंस हम जानते हैं। रेफरेंस हमें क्या लेना है यहाँ पे, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी उसको हमें रेफरेंस लेना है दोनों के लिए, है ना। स्प्रिंग पोटेंशियल के नेचुरल लेंथ, रेफरेंस है नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग पोटेंशियल के लिए भी वो तो होता ही है हमेशा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली जब आप इसमें लॉन्गेशन लिखोगे तो ये अगर इक्विलिब्रियम है तो नॉर्मल कहीं और ऊपर होगा, है ना, यहाँ से कहीं नॉर्मल होगा, नेचुरल होगा, मतलब नेचुरल लेंथ, है ना। यहाँ से ये एक्स नॉट खींची हुई है, मतलब ये इक्विलिब्रियम है तो यहाँ कहीं इसका नेचुरल लेंथ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं एनर्जी। एनर्जी कहाँ लिखनी है इसकी, इस मोमेंट पर जब ये यहाँ पर है, एक्स लॉन्गेट है अपने इक्विलिब्रियम से। तो लिखो एनर्जी कितनी आएगी, तो टोटल एनर्जी बराबर, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क या पुली भी लिखनी होगी जो कि हाफ आई, आई उसका आई दे रखा है इसलिए आई का आई यूज कर रहा हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ वी अपॉन आर का स्क्वायर, बिकॉज नो स्लिपिंग बोल रखा है, नो स्लिपिंग। तो अगर नो स्लिपिंग है मतलब यहाँ जो पुली की वेलोसिटी है वो इस रस्सी की वेलोसिटी को मैच करेगी, मतलब v बराबर ओमेगा आर। ठीक है, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले किसकी लिख लें, उसकी लिख लेते हैं, स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना खींची हुई है स्प्रिंग इस मोमेंट पर, एक्स प्लस एक्स नॉट। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेचुरल लेंथ को आपने माना है रेफरेंस, तो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे आ गया है, एक्स नॉट प्लस एक्स, तो यहाँ आएगा माइनस एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स। सिंपल है ना, कल भी आपको लिखना सिखाया था ये। बस अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। हाफ एम बी स्क्वायर का बहुत बार कर चुके हैं हम, तो ये हो जाएगा m बाई टू वी, तो मतलब डायरेक्ट लिख दूं, हो जाएगा m इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी m इंटू वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस इसका करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा i अपॉन टू आर स्क्वायर, और v स्क्वायर का होगा 2v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, अब स्प्रिंग का करना है डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा k बाई टू, तो कांस्टेंट है, x प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स नॉट का
0 मल्टीप्लाई x का डिफरेंशिएशन 1, सॉरी एक स्टेप कम कर दिया, हाँ अब ठीक है। तो मेरे को पहले x प्लस एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 आगे और x प्लस एक्स नॉट एज इट इज 2 माइनस 1 1 इंटू, अब अंदर का करना है तो x का 1 और x नॉट का 0। अब ठीक है, ये हो गया माइनस एम जी, कॉन्स्टेंट है एम जी का एम जी, एक्स नॉट का 0 और x का 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया, राइट। अब आपको क्या क्या दिख रहा है वो काट दो, यहाँ पे एम ए दिख रहा है, ये हो जाएगा 0 बराबर एम ए प्लस 2 से 2 गया, तो दिख रहा है आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए, प्लस यहाँ क्या दिख रहा है 2 से 2 गया, ये दिख रहा है आपको की एक्स प्लस की एक्स नॉट, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको माइनस एम जी। अच्छा भाई, तो इक्विलिब्रियम से आपको के एक्स नॉट बराबर एम जी दिख रहा है, तो के एक्स नॉट से एम जी भी गया। तो फाइनली कॉमन ले लिया मैंने ए को, तो ये दिखा मुझे माइनस ऑफ के एक्स, ए को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम डाल देंगे या फिर जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, है ना, राइट। ये चीज नीचे आ जाएगी, तो ये पूरा क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा ए बराबर माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाय इंटू एक्स। आया समझ? तो ये हमें मिल गया ओमेगा, और यहाँ से आ गया फाइनल आंसर, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर है, इस तरीके से। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एनी डाउट, पूछ लो कोई डाउट हो तो इस तरीके से ये एनर्जी मेथड हो गया। एनर्जी मेथड के कुछ सवाल है, और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो आप इस तरह से कर लोगे उसको, है ना। जहाँ पे आपको रोटेशन दिखे तो अच्छा रहेगा कि आप उस एनर्जी मेथड से करो, वैसे तो आप किसी से भी करो जो आपको ठीक लगे। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब हो गया लीनियर एसएचएम, है ना। यहाँ पे जैसे जहाँ पे जो ब्लॉक एसएचएम कर रहा है वो एक लीनियर लेंथ फॉलो कर रहा है, लीनियर एसएचएम कर रहा है, आगे पीछे या ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन अब अगर हम इस चैप्टर में आगे चलें तो अब हमें पढ़ना है एंगुलर एसएचएम, जहाँ पे कोई पार्टिकल या कोई पेंडुलम थीटा एंगल से आगे पीछे करेगा, थीटा आगे फिर थीटा पीछे, जैसे सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है, वो क्या है एंगुलर एसएचएम। ओके, तो एंगुलर एसएचएम क्या है, जैसे लीनियर एसएचएम में तो एक फोर्स होता था, रिस्टोरिंग फोर्स, जो पार्टिकल को चाहता था इक्विलिब्रियम पे लाना। बट इन एंगुलर एसएचएम देयर इज अ टॉर्क हु वांट्स टू रिस्टोर, हु वांट्स टू ब्रिंग पार्टिकल टू द मीन पोजीशन। ठीक है, ये टॉर्क क्या होगा कि पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन में लाना चाहेगा। तो जैसे वहां पे फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आता था, याद है आपको, हम लिखते थे एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, लीनियर एसएचएम में। वैसे यहाँ पे जो टॉर्क है वो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आएगा सोचो। तो यहाँ जो टॉर्क है, जिस टॉर्क की हम बात कर रहे हैं, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क, जो वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स हुआ करता था, ये हो जाएगा माइनस ऑफ के थीटा वेक्टर। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर पोजीशन से, सॉरी एंगुलर पोजीशन नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई डिस्टेंस थीटा, कोई एंगल थीटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई एंगल थीटा, जैसे लीनियर में होता था ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई डिस्टेंस एक्स, है ना। तो थीटा कहाँ से एंगल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ठीक है, तो मतलब यहाँ थीटा क्या है, एक थीटा को लिख दो आप, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने टॉर्क देखा, टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क आपने लिखा माइनस के थीटा। ठीक है, टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई अल्फा। जैसे एफ बराबर एम होता है, टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ आई अल्फा, तो ये हो गया माइनस के थीटा। अल्फा को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई नीचे आ जाएगा तो के अपॉन आई इंटू थीटा। और ये किसको कंपेयर कर सकता हूँ मैं, इसको कंपेयर कर सकता हूँ अल्फा बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। राइट, जैसे एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। सेम फोर्स, टॉर्क और फोर्स में जैसे रिलेशन बनाया हमने वैसे ही। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, मतलब ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ओमेगा को कंपेयर कर सकते हो के अपॉन आई से, अरे कर सकते हो। तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के अपॉन आई। राइट, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर एसएचएम में 2 पाई बाई ओमेगा, एंड ओमेगा हो गया आई डिवाइडेड बाय के। समझ में आया के क्या है, के इज द एंगुलर एसएचएम का जो कांस्टेंट है, और आई क्या है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण है। ये किसके अबाउट जड़त्व आघूर्ण है, जिसके अबाउट, जिसके अबाउट एसएचएम हो रहा है, मतलब हिंज्ड पॉइंट के अबाउट। आई किसके अबाउट है, हिंज्ड पॉइंट के अबाउट, जहां पे भी हिंज होगा ऑब्जेक्ट, हिंज्ड के अबाउट एम ओ आई। राइट, समझ में आई ये बात, ये थ्योरी है इसकी, बस एंगुलर सिस्टम की थ्योरी। तो क्या नया है वो आपने देख लिया, क्या पुराना है वो भी आपने देख लिया, मतलब कंपेयर तो हमने वहीं से किया है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा ये चेंज हो गया, वहां पे मास आता था, यहाँ पे आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब स्टेप्स हैं फॉलो करने के लिए। अब यहाँ पे भी हमें वही क्वेश्चन करने हैं, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशन। तो यहाँ पे भी वही स्टेप्स फॉलो करनी है, क्या स्टेप्स, फाइंड द मीन पोजीशन, सेम है। उसके बाद वहां पे एक्स डिस्प्लेस करते थे, यहाँ थीटा डिस्प्लेस करेंगे। राइट, थीटा डिस्प्लेस कर, मैं लिख देता हूँ स्टेप्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना। तो किसकी स्टेप्स हैं ये, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालने के लिए। ठीक है, तो स्टेप वन वही करना है, हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, याद आया। स्टेप टू, वहां क्या करते थे, थीटा डिस्प्लेस करते थे, यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्लेस, वहां पे एक्स डिस्प्लेस करते थे, यहाँ पे थीटा डिस्प्लेस करना है। ठीक है, अब क्योंकि जो डिस्प्लेस हम करेंगे वो बहुत छोटा होगा, राइट, जो भी हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा बहुत छोटा होगा। तो थीटा जब छोटा होता है, सो यहाँ पे फिर अप्रोक्सीमेशन लेंगे, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे अगर कभी साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा को लगभग लगभग थीटा ही लिख देते हैं, टेन थीटा थीटा ही हो जाता है ना। लेकिन अगर कॉस थीटा है तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 आती है ना, स्मॉल थीटा के लिए, क्योंकि हम डिस्प्लेस करेंगे वो बहुत ही स्मॉल होगा। और लास्ट स्टेप क्या होगी, इतना करने के बाद, तो देखो यहाँ पे एक चीज और जोड़ देता हूँ, डिस्प्लेस थीटा फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड राइट नेट टॉर्क, टॉर्क नेट, है ना, टॉर्क नेट लिखोगे, थीटा ये कर दोगे, क्या बोलते हैं इसे, अप्रोक्सीमेट कर दोगे, और फिर फाइनली जो टॉर्क आएगा उसको माइनस ऑफ के थीटा से कंपेयर करोगे। टॉर्क नेट को कंपेयर करना है,
ठीक है, टॉर्क नेट को कंपेयर किससे करना है, इससे। तो आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से, के की वैल्यू मिल जाएगी जैसे आपको उन सवालों में मिलती थी, राइट। एनी डाउट, स्टेप्स क्लियर है। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम पे ही इसको यूज करते हैं, ठीक है, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं। तो सिंपल पेंडुलम अगर बहुत छोटे ऑसिलेशन कर रहा है, उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड छोटा है, तो हम कहेंगे कि वो एसएचएम कर रहा है ना। क्यों कहेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ, अभी 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा ये। सो सबसे पहले हम एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करते हैं। तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक रस्सी से या रोप से बंधा हुआ एक बॉब है। सपोज ये बॉब है, इस बॉब का मास m है और रस्सी की लेंथ l है। सो लेंथ l रोप की लेंथ हो गई एंड बॉब मास m, ये बॉब हो गया, ठीक है। ये होता है सिंपल पेंडुलम। अब इस सिंपल पेंडुलम को अगर हम छोटे एम्पलीट्यूड के लिए, सपोज ये थीटा नॉट, इस तरीके से, सपोज ये यहाँ से ऐसा इधर और ऐसा इधर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड। सपोज ये थीटा नॉट और ये थीटा नॉट, इसके क्या हो गए, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड कहलाता है, थीटा नॉट है ना। तो ये इसकी क्या आ गई, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन क्या आ गई इसकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे या मीन पोजीशन इसे कह दो। और ये थीटा नॉट क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है ना। तो थीटा नॉट हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर पोजीशन एम्पलीट्यूड के लिए, एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट थीटा, जैसे वहां पे प्लस या माइनस लिखते थे वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो रख देते हैं साइड में। हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड। ये तो है सिंपल पेंडुलम की बात कर ली मैंने। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। सो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको भी स्टेप्स मैंने बताई थी, उनको फॉलो करेंगे। तो क्या है स्टेप्स, देखो कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो। ओके, हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड कर ली। इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करके उसको कितना डिस्प्लेस करना है, थीटा डिस्प्लेस करना है। तो सपोज ये तो अपना हो गया, ये थीटा मान लेते हैं, थोड़ा कम मान लेते हैं ना, एंगुलर एम्पलीट्यूड से थोड़ा कम मान लेते हैं। तो सपोज ये हमने इसको थीटा डिस्प्लेस कर दिया। अब थीटा डिस्प्लेस कर तो दिया, अब क्या करें, थीटा डिस्प्लेस करने के बाद इस पॉइंट पर इसका नेट टॉर्क लिखो। टॉर्क तो लिखेंगे पर टॉर्क किसके अबाउट लिखना है, तो टॉर्क हमेशा हिंज पॉइंट के अबाउट लिखना है। तो यहाँ पे रस्सी कहाँ पे हिंज है, इस पॉइंट पे हिंज है ना, तो इसके अबाउट लिखना है टॉर्क। तो टॉर्क लिखने के लिए एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो एफबीडी बनाते हैं। तो एम जी किधर लगेगा, एम जी ऐसे लगेगा और टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है। अब जब टॉर्क हिंज के आउट लिख रहे हैं तो टेंशन का टॉर्क तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो इस हिंज से ही पास करेगा, है ना। एम जी का टॉर्क कैसे लिखेंगे, तो टॉर्क लिखना आता है आपको, टॉर्क लिखना आता है, कंपोनेंट कर दें इसके, ठीक है कंपोनेंट कर देते हैं। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो जो कंपोनेंट है वो कितना आ गया, एम जी साइन थीटा, ठीक है। ओके, अब टॉर्क नेट लिख देते हैं अपन। तो इस पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो गया, देखना ध्यान से। मैंने थीटा को किधर डिस्प्लेस किया है, थीटा डिस्प्लेस जो मैंने किया है वो किया है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा तो मैं उसको नेगेटिव लिखूंगा, और मैं यहाँ देख रहा हूँ टॉर्क कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। देखो ये जो एम जी का ये वाला कंपोनेंट है, एम जी कॉस थीटा, ये तो टॉर्क लगाएगा नहीं क्योंकि ये तो इसी पॉइंट से पास हो गया, इसी लाइन पे है ये तो, है ना। और ये एम जी साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क कितना हो गया बताइए, टॉर्क हो गया माइनस। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये मतलब थीटा जो जिसको हम डिस्प्लेस करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो टॉर्क है क्लॉकवाइज है, तो माइनस एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे तो आर हो गया और एफ को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, तो फोर्स परपेंडिकुलर एम जी साइन थीटा, और ये लेंथ कितनी है एल। तो ये टॉर्क आ गया आपका एम जी साइन थीटा इंटू एल। इसको थोड़ा सजा के लिख दें तो ये कितना हो गया, टॉर्क नेट बराबर माइनस आगे लिख देते हैं एम जी एल इंटू साइन थीटा।
तो क्या ये एसएचएम, क्या ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है क्या? टॉर्क की इक्वेशन ये आई है, क्या ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है क्या? नहीं, इसको हम एंगुलर एसएचएम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए कंडीशन क्या है कि टॉर्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। टॉर्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, पर वहां तो साइन थीटा आ रहा है। तो ये एसएचएम केवल तभी कहलाएगा अगर जो थीटा है बहुत छोटा होगा। इफ थीटा इज स्मॉल, तो हम यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा। और अगर साइन थीटा को थीटा लिख देंगे तो ये टॉर्क नेट क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ एम जी एल इंटू थीटा। अब मैं लिख सकता हूँ कि हाँ, अब ये जो थीटा है वो माइनस की जगह माइनस आ गया, ये चीज के हो गई और ये थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया, राइट। इसको कंपेयर करा देंगे हम। कंपेयर किससे कराएं? टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब अगर एसएचएम कर रहा है तो क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ के इंटू थीटा। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो के है वो क्या आ गया? mgl, राइट। ये क्या आ गया? mgl। तो बस अब टाइम पीरियड लिखने के लिए तैयार हो जाइए। टाइम पीरियड लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखें इसका? अबाउट द हिंज। तो ये एक पॉइंट मास है बॉब, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? एल। तो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा बताइए? आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है? एम जी एल। तो बताइए टाइम पीरियड कितना आ गया? सुना सुना सा फॉर्मूला है क्या? एम से एम गया, एक एल से एल गया, अंडर रूट एल अपॉन जी। आया समझ? तो ये बहुत ही सुना हुआ फॉर्मूला है, कई बार आपने सुना होगा। और यहीं पे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट जी अपॉन एल। भाई 2 पाई बाई ओमेगा होती है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये इस चीज को उल्टा कर देंगे तो ये जी अपॉन एल, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। तो लेकिन अब शर्त क्या है इस फॉर्मूले को? क्या हमेशा लगेगा ये फॉर्मूला? हाँ, मतलब सिंपल पेंडुलम बोल दिया, टाइम पीरियड पूछते तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, उसमें सीधा फॉर्मूला ही लगाना होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब थीटा बहुत स्मॉल है। पहला, थीटा शुड बी स्मॉल। थीटा को छोटा होना पड़ेगा, मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड को छोटा होना पड़ेगा, तभी ये वैलिड है, राइट। इस तरीके से। और लेंथ भी ऐसा होना चाहिए, मतलब कि देखो हमने यहाँ पे फोर्स कौन सा लगाया है? mg फोर्स लगाया है। इस पेंडुलम पर फोर्स क्या लगाया है? mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लगाया है mg। और हम तो इतना समझते हैं कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगाया है, इसका मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी हैं, तभी तो हमने यहाँ पे mg लगाया है। अदरवाइज ये अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, ये स्फेयर, ये जो भी बॉब है, और ये लेंथ बहुत बड़ी होती, तो उसके इसमें हम mg नहीं लगा सकते थे, उसमें हमें फिर मतलब mg लगाया, वो भी किधर? ऐसा नीचे, परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये मानते हुए चल रहे हैं कि सब कुछ अर्थ के बहुत पास हो रहा है। मतलब जो लेंथ वगैरह हमने ली है ना, लेंथ भी बहुत छोटी है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। वो लेंथ बहुत बड़ी हो जाए कंपेयर टू अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाए, उससे भी बड़ी हो जाए, तो फिर ये आंसर नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से आया समझ? ये है सिंपल पेंडुलम के बारे में सारी बातें। एक बात और सिंपल पेंडुलम के बारे में, जिसके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, क्योंकि आपने एरर पढ़ रखी है, आप एरर जानते हो कि कैसे सॉल्व की जाती है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो एरर के हमने जब बिगनर बॉक्स किए थे तो वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन था कि अगर लेंथ में इतना चेंज कर दिया जाए तो बताओ टाइम पीरियड में इतना चेंज होगा। ऐसा कुछ था कि अगर लेंथ को नापने में, लेंथ को मेजर में करने में हमें 2% की एरर आई, तो बताओ टाइम पीरियड में कितने परसेंट की एरर आएगी, है ना? इस तरह के सवाल होते हैं।
तो वो आप एरर में लिखना जानते हो ना कि एरर के लिए हम कैसे ओपन करते हैं, इसे कोई मल्टीप्लाई में होता है तो कैसे लिखते हैं, याद है आपको? तो फॉर स्मॉल चेंज, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि हमने एल में 2% का चेंज कर दिया, 2% कम कर दिया हमने, तो बताओ टाइम पीरियड कितना चेंज होगा? अगर हमने ग्रेविटी में इतना चेंज कर दिया तो बताओ टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा? तो वो लिखना आना चाहिए, और वो आपको लिखना आता है। जैसे टी है, कोई पावर नहीं है, तो उसको हम लिख देंगे डेल्टा टी अपॉन टी बराबर 2 पाई। तो कांस्टेंट है तो इसमें तो गलती कभी हो ही नहीं सकती, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एल की पावर हाफ, तो हाफ आगे आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या लिखा हुआ है? जी की पावर हाफ, लेकिन जी की पावर हाफ जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा जी की पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ आगे आएगा, और डेल्टा जी अपॉन जी। आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, एरर में तो प्लस लगाते हैं। आप बिल्कुल सही बात है, एरर में प्लस लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एरर नहीं लिखा, फॉर स्मॉल चेंज लिखा है, राइट। अगर ये एरर के लिए होता सवाल, तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है ना, कि अगर एल में इतना चेंज हुआ है तो बताओ टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा। तो एल में अगर पॉजिटिव चेंज हुआ है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव चेंज हुआ है तो नेगेटिव रखो, है ना। लेकिन अगर यही एरर के लिए होता कि अगर परसेंटेज एरर, एक सेकेंड, परसेंटेज एरर इन एल इतनी है या परसेंटेज एरर इन जी इतनी है, तो बताओ टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा। तो उस केस में हम यहाँ पे प्लस यूज करते हैं। ये आप जानते हो कि एरर हमेशा जुड़ती हैं, ठीक। ये कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, जिनके डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, कि अगर ये एंगुलर एम्पलीट्यूड बड़ा हो तो टाइम पीरियड क्या होगा? थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो ये आता है टी इज इक्वल टू, ठीक। दूसरा, इफ लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज नॉट नेग्लिजिबल, मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम बहुत बड़ी हो कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो उस केस में टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट। यहाँ पे आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, और एल का मतलब लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। देखो यहीं से हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम एल को बहुत छोटा कर दें आर के कंपैरिजन में, है ना, आर बहुत बड़ा है, एल बहुत छोटा है, तो देखो यहाँ पे 1/r कितना हो जाएगा? आर बहुत बड़ा है ना, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, यहाँ जाएगा जी अपॉन एल, और एल ऊपर चला जाएगा। तो इफ एल बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, है ना, तो यहाँ पे टी कितना आ जाएगा? वही जो हमने याद किया है, राइट। और उल्टा भी हो सकता है कि दो केसेस में हम ले रहे हैं, एक तो जब एल बहुत छोटा हो जाए आर के कंपैरिजन में, और दूसरा इफ एल बहुत बड़ा हो जाए आर के कंपैरिजन में, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से भी बड़ा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट पेंडुलम। इनफाइनाइट पेंडुलम बोलते हैं इसे। तो इस केस में फॉर्मूला कितना आएगा बताओ? एल बहुत बड़ा हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, है ना।
तो यह जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हम जानते हैं, जी की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो सब चीजों की वैल्यू जब रखी हमने तो ये आता है लगभग 84.6 मिनट। या अगर आर में देखें हम तो आता है 1.4 आर। ये बातें याद रखने के लिए, ठीक। ये थोड़ी बातें याद रखनी है आपको सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। तो हम क्या करने वाले हैं, बहुत छोटे एंगल थीटा के लिए हम जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसे हम फोर्स मेथड से या लीनियर एस्टेम को प्रूव कैसे करते हैं, फोर्स मेथड से है ना, फोर्स लिख के और एफ बराबर माइनस ऑफ के एक्स के बराबर लाके, तो वो हम करना चाहते हैं ना। तो लीनियर एस्टेम करता है थीटा बहुत छोटा उसके लिए, ये हम प्रूव करना चाहते हैं, तो कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो सपोज ये है सिंपल पेंडुलम, इसमें जो बॉब है, सॉरी ये बॉब, इसका मास है m और ये लेंथ है l। हम बोल रहे हैं कि एंगल बहुत छोटा है, तो अगर एंगल्स बहुत छोटे हैं इसके, सो करते हैं, कैसे करना है देखो है ना। तो हम जानते हैं कि बहुत छोटे एंगल हैं, तो अब देखो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं, किस मेथड से, फोर्स मेथड से। अब फोर्स की स्टेप्स याद करो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन करो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये रही। इसके बाद क्या करना है, इसको एक्स डिस्प्लेस करना है, तो सपोज यहाँ पे ये एक्स बहुत छोटा है, ठीक है, तो एक्स बहुत छोटा है, तो लगभग ये मान के चले ना कि ऐसा कि एक्स बहुत छोटा है, तो थीटा भी बहुत छोटा है, सॉरी थीटा बहुत छोटा है तो एक्स भी बहुत छोटा है, तो ये एक्स लगभग लीनियर ही है, राइट। एक्स लगभग लीनियर है, वैसे तो ऐसे आर्क बनना चाहिए, वैसे तो ऐसे आर्क बनना चाहिए, लेकिन बहुत छोटे के लिए एकदम पास पास है, एकदम बहुत छोटा एंगल है, तो फिर भी मैंने दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया, बहुत पास है, तो लगभग ये एक्स सीधा ही होगा, राइट। हाँ, अब इस पे फोर्सेस लिखने हैं अपन को, है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है एंड mg लग रहा है। सो टेंशन कैसे लग रहा है, टेंशन ऐसे लग रहा है t, और ऐसे mg लग रहा है, राइट। टेंशन के कंपोनेंट करने हैं, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला हो गया टी कॉस थीटा, और ये हो गया टी साइन थीटा, ठीक है। और चलो पहले लिख लेते हैं इसे। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि ये टी कॉस टर तो एम जी के साथ बैलेंस हो गया, सो एक इक्वेशन मिली टी कॉस थीटा बराबर एम जी, और ये वाला जो थीटा है, मतलब ये वाला जो टेंशन का कंपोनेंट है, ये किसी के साथ बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब यही तो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको इधर लेके आ रहा है, मतलब जो एफ रिस्टोरिंग इस पे लगेगा, जिसकी वजह से ये एस एच एम करेगा, दैट इज टी साइन थीटा। अब देखना एक्स आगे डिस्प्लेस है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव लगा सकते हैं, चाहे मत लगाओ, टी साइन थीटा। लेकिन अब देखो थीटा बहुत छोटा है, तो मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, रिस्टोरिंग बराबर, चलो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, है ना, ये तुम जानते हैं ना कि देखो साइन थीटा लगभग लगभग, थीटा अगर थीटा बहुत छोटा है तो लगभग लगभग टेन थीटा, तो हम साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं अगर एंगल बहुत छोटे हो तो। ये बात समझ में आ रही है आपको। और टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो टी कितना है यहाँ से, एम जी कॉस थीटा, ओके। तो मेरे को यहाँ पे एम जी लाना है, इसलिए टी को मैंने लिख दिया एम जी अपॉन कॉस थीटा, और ये आ गया साइन थीटा, तो यहाँ से एफ रिस्टोरिंग हो गया माइनस एम जी टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा कैसे लिखें, टेन थीटा कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ओके। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो बेसिकली ये क्या हो गया, बोलो क्या हो गया,
ये चीज बेस हो गई, ये चीज क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा कितना लिख सकते हो बताओ, लिख सकते हो ना। देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, टेन थीटा है ना, और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम जानते हैं थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, और यहाँ पे ये चीज आर्क हो गई ना, अगर थीटा, अगर ये ब्लॉक, ये बॉब यहाँ से यहाँ गया तो ये चीज क्या हो गई, एक्स हो गया आर्क, और एल हो गया रेडियस। कैसे भी लिख सकते हो है ना। कुल मिला के टेन थीटा की जगह आपको यहाँ पे, अगर टेन थीटा को बहुत छोटा एंगल मान के थीटा लिखोगे तो थीटा की जगह एक्स अपॉन एल रिप्लेस करोगे, और अगर टेन थीटा से भी रिप्लेस करोगे तो भी एक्स अपॉन एल ही रिप्लेस करोगे। तो एफ रीस्टोरिंग फोर्स कितना मिला, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, तो एल मैंने यहाँ लिख दिया और एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्या मिल गया बताओ, एफ मिल गया हमें एक्स के प्रोपोर्शनल, राइट। सो कंपेयर करा दें अपन एस एच एम फोर्स से, तो माइनस ऑफ के ऑफ एस एच एम इंटू एक्स। बताओ के ऑफ एस एच एम कितना आ गया, है ना। ओके, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट। अब चूंकि हमने यहाँ लीनियर लिखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, एम अपॉन के। सो यहाँ से आ गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, एम की जगह एम, के की जगह कितना लिखोगे, एम जी अपॉन एल। राइट, तो हमने प्रूफ कर दिया कि बहुत छोटे एंगल के लिए हम उसको लगभग लीनियर एसएचएम भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक एक नाम और सुन लो यहाँ पे, सेकंड्स पेंडुलम। देखो ये इनफाइनाइट पेंडुलम है, ये सारी चीजें हैं, एक नोट और लिख लो यहाँ पे छोटा सा, सेकंड्स पेंड, कई बार नाम सुनाई देगा आपको, सेकंड्स पेंडुलम, एक सेकंड पेंडुलम है। तो बेसिकली सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, सेकंड्स पेंडुलम है ना इस नाम का। तो बेसिकली सेकंड्स पेंडुलम सिंपल पेंडुलम ही होता है, सेकंड पेंडुलम बेसिकली सिंपल पेंडुलम ही है। ये सब सिंपल पेंडुलम ही है, बहुत स्मॉल थीटा जिसमें होता है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। जिसका टाइम पीरियड समझ गए, सेकंड पेंडुलम में टाइम पीरियड आपको क्या लेना, 2 सेकंड। करो, तो एक सिंपल पेंडुलम यूज्ड एज अ सेकंड पेंडुलम, उसकी लेंथ बतानी है। क्या कोई पेंडुलम सेकंड पेंडुलम की तरह यूज हो रहा है तो उसकी लेंथ क्या होगी, कैसे करें भाई। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें पता है, तो फॉर्मूला लगा दिया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। क्या निकालना है यहाँ पे, एल निकालना है, बाकी सारी चीजें हमें पता है, टाइम पीरियड पता है, तो स्क्वायरिंग करते दोनों साइड है ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, सो एल इज इक्वल टू, और ये सारी चीजें मैंने आपको दे रखी है। टी स्क्वायर हो गया 4, जी है 10, पाई स्क्वायर 10 कितना आया। ठीक, ये याद होनी चाहिए चीजें, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में करा दिया। तो अभी तक तो हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक जो सिंपल पेंडुलम है, जैसे हमने जो लगाया हुआ था वो नॉर्मल एक छत से एक रस्सी टांग दी थी, ये हमारा सिंपल पेंडुलम था। लेकिन अब ये मान के चल रहे हैं कि ये सिंपल पेंडुलम सपोज इस बॉक्स में है और ये बॉक्स एक्सेलरेट कर रहा है, आगे कर सकता है, पीछे कर सकता है, ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है, ऐसे टेढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा और इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें निकालना है।
तो कॉन्सेप्ट भी मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा वो होगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, वहां क्या होता था, एल अपॉन जी होता था, यहाँ जी की जगह होगा जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, अब ये जी इफेक्टिव क्या है, जी इफेक्टिव क्या है बेसिकली, जी इफेक्टिव बेसिकली है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द न्यू रेफरेंस फ्रेम। अभी मैं बताऊंगा आपको जी इफेक्टिव क्या है, ठीक है। सो बेसिकली जी इफेक्टिव क्या है, अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो जी इफेक्टिव है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू एम जी एंड सूडो। भाई अकेला जो जी लिखते थे वो क्या होता था, जैसे इस डायरेक्शन में एम जी लग रहा है तो हम इसको जी बोलते थे, भाई एम तो कट जाता है, वो अपन वो लिखते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम करते हैं, जी बच जाता है। तो जी क्या है, बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर जी इफेक्टिव क्या है, रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड सूडो फोर्स। आई बात समझ में। तो सूडो फोर्स, तो यहाँ मैं इसको करना सीखते हैं पर लिख लेते हैं पहले। जी इफेक्टिव क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू एम जी एंड सूडो फोर्स। इस तरीके से करें आप क्वेश्चन इसके। आपको सूडो फोर्स तो याद है ना, सूडो फोर्स क्या होते हैं, सूडो फोर्स क्या होता है, जो फ्रेम आपका चल रहा है, फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो लगता है। और सूडो फोर्स कितना होता है, ओके। सो जी इफेक्टिव क्या है समझ में आया आपको, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू एम जी एंड द सूडो फोर्स, मतलब सूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा और एम जी की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा। एम जी की वजह से क्या एक्सेलरेशन आता है, जी, जिसकी डायरेक्शन नीचे ऐसे मानेंगे अपन जी। और सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन कैसा आएगा, जिधर भी सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगता है एम ए, तो सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए किसका है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। चलो करते हैं, सपोज ये एक लिफ्ट है, ये बहुत सारी लिफ्ट बनानी पड़ेगी, ओके। और इस लिफ्ट में यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम इस तरीके से है। अगर लिफ्ट चल नहीं रही है तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लिफ्ट चल रही है, ऊपर चल रही है ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो बताओ अब इसका टाइम पीरियड कितना आएगा। तो हमने देखा कि बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करते, मतलब यहाँ पे आप चाहे आधा किलो का बॉब टांगो चाहे 500 किलो का बॉब टांगो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड सेम आएगा ना, आइडियल कंडीशन। ओके, तो बताओ इसका आप टाइम पीरियड कितना आना चाहिए, सोच के बताओ जरा। तो सबसे पहले बताओ एम जी किधर लगेगा, एम जी तो नीचे लगेगा, अरे लगेगा एम जी नीचे। सूडो किधर लगेगा, तो सपोज मैं इस लिफ्ट के अंदर हूं और लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो किधर लगेगा भाई बताओ, सूडो नीचे लगेगा ना यार। बॉब का मास एम है तो सूडो कितना लगेगा, सूडो लगेगा नीचे एम ए नॉट। क्या ये बात समझ में आई आपको। अब हमें जी इफेक्टिव निकालना है, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि नीचे है जी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स वो भी नीचे है ए, तो दोनों नीचे हैं तो जुड़ जाएंगे ना यार। आई बात समझ में, जी प्लस ए हो जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। समझ गए, समझ गए तो अगला करें। बताओ अगर लिफ्ट अब नीचे जा रही है ए नॉट से और दे रखा है कि ए नॉट है वो छोटा है जी से, ओके, अब बताओ टाइम पीरियड क्या होना चाहिए।
हेलो, एम जी किधर लगेगा? नीचे। बट सूडो किधर लगेगा? इस बार सूडो ऊपर लगेगा क्योंकि एक्सलेशन नीचे है। राइट, तो लिख दूं टाइम पीरियड सीधा। टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव हो जाएगा G-A। आई बात समझ में है कि नहीं आई बात समझ में? ए नॉट, मतलब सॉरी, ए नॉट है। चलिए और करें, ये तो ऊपर नीचे वालों के दाएं बाएं वाले करें। सपोज ये कैसे बक्सा है, मतलब गाड़ी है, बक्सा क्या है, ऐसा। और ये गाड़ी इधर जा रही है ए नॉट एक्सेलरेशन से। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा बॉब, मास एम का बॉब टंगा हुआ है, लेंथ एल है। बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा? देखते हैं इसका टाइम पीरियड कौन बता पाता है। टाइम पीरियड भी बताना है और फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बतानी है। क्या इसका इक्विलिब्रियम यही रहेगा या इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा? तो पहले टाइम पीरियड बता दो, फिर इक्विलिब्रियम की बात कर लेंगे। बताइए टाइम पीरियड। सो क्या सिखाया आपने? जी फैक्टिव निकालो। जी फैक्टिव कैसे निकालोगे? पहले एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखो, ये आ जाएगा नीचे जी। एंड अगर ये पूरा बॉक्स, ये पूरी कार्ट अगर आगे की साइड एक्सलेशन ए नॉट से जा रही है तो इस पे सूडो किधर लगेगा? पीछे लगेगा ना भाई, सूडो किधर लगेगा? ओके, तो यहाँ पे जी फैक्टिव निकालना है हमें, तो जी तो नीचे है, राइट, और ए नॉट इधर है, एक्सलेशन ड्यू टू सूडो। तो रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, और रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा इस बार जी फैक्टर। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी फैक्टर। और जी फैक्टर कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ, राइट। ओके, वेरी गुड। अब टाइम उसकी बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा या नहीं होगा? इक्विलिब्रियम कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा कि कहीं और आएगा? तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जब फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, है ना। तो इसमें फोर्स बैलेंस यहाँ तो नहीं है, देखो ध्यान से। भाई टेंशन लग रहा है ऊपर, एम ए नॉट लग रहा है इधर, और एम जी लग रहा है नीचे। क्या बैलेंस दिख रहे हैं फोर्स? भाई अगर टी ने एम जी को बैलेंस कर भी लिया तो एम ए नॉट को कौन बैलेंस करेगा? तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो कुछ इस तरीके से आएगी। मतलब नॉर्मल वर्टिकल से ये जो थीटा है, ये थीटा इक्विलिब्रियम वाला थीटा कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो क्या करें, फोर्स बैलेंस करा देते हैं। तो नीचे लगेगा एम जी, पीछे लग रहा है एम ए नॉट, और टेंशन लग रहा है इधर। क्या करें, आप टेंशन के कंपोनेंट कर दें। सो एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये थीटा इक्विलिब्रियम, ये आ जाएगा टी साइन थीटा इक्विलिब्रियम, और ये हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्विलिब्रियम, राइट। तो कितना आ गया थीटा, बता सकते हो आप? तो देखो यहाँ लिखोगे टी साइन थीटा इक्विलिब्रियम बराबर एम ए नॉट, और इधर लिखोगे टी कॉस थीटा इक्विलिब्रियम, कितना आ जाएगा? एम जी। डिवाइड कर दोगे, टी से टी गया, ये बन जाएगा टेन थीटा इन इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन जी। निकल गया थीटा, ये हो जाएगी इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे, फिर इसी में और क्वेश्चंस भी करने। हाँ सब करेंगे, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना।
कल का समझ में आएगा?